हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर के लिए टोटल 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही थी, इसका पार्ट नंबर हम 13 लेके आ गए हैं। अभी तक हमने टोटल 12 पार्ट अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करना, जिससे आपके सामने सारे वीडियोज़ आ जाएंगे और आप सारे वीडियोज़ को देखकर अपने 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मैंने इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को शामिल किया हुआ है और जो क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट पर इम्पोर्टेंट हैं, उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन को इसमें शामिल किया हुआ है। तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने टोटल 12 पार्ट तक में आपको 450 क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा दिया है और इसमें हम चलने वाले हैं 451 नंबर क्वेश्चन से। दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर लगाएं। टोटल स्कोर आपका कितना रहा वीडियो को लास्ट में बताना ना भूलें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और अभी कितनी करनी बाकी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 451। कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग होता है दीर्घ तरंगों का, लघु तरंगों का, माध्यम तरंगों का, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके पास है पराबैंगनी तरंगों का। तो आपको याद रखना कि कुल सौर ऊर्जा का जो सर्वाधिक भाग होता है वो मध्यम तरंगों का होता है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 452। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप सौर की स्थिति होती है 3 जनवरी को होती है, 21 जून को होती है, 4 जुलाई को होती है, या फिर आपके पास ऑप्शन नंबर डी में है 22 दिसंबर को होती है। तो आपको याद रखना कि अब सौर की जो स्थिति होती है 4 जुलाई को होती है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 453 है, चीखती साठा किस तत्व की बोधक है? उच्च ज्वर की है, उच्च वेगी पवन की है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है मूसलाधार वर्षा है, डी आपके पास है तड़ित झंझावट है। तो देखिए ये जो हमारी चीखती साठा है यह एक उच्च वेगी पवन है। क्या है? यह एक उच्च वेगी पवन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 454। तड़ित झंझावट संबंधित होते हैं कपासी बादलों से, कपासी वर्षी बादलों से, सी आपके पास है पच्छाप बादलों से, डी आपके पास है स्तरीय बादलों से। तो तड़ित झंझावत जो संबंधित हैं ये हैं कपासी वर्षी बादलों से। ठीक है, कपासी वर्षी बादलों से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 455। मानसून हवाएं हैं, ए आपके पास है लगातार चलने वाली, मौसमी हवाएं होती हैं, सी आपके पास है लगातार ना चलने वाली, डी ऑप्शन आपके पास है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो मानसूनी हवाएं होती हैं ये मौसमी होती हैं, ये समय समय पर बदलती रहती हैं। ठीक है, मानसूनी हवाएं क्या हैं? ये मौसमी हवाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 456। निम्न में से कौन सा कारक वायुमंडलीय ताप पर प्रभाव डालता है? अक्षांश, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है जल व स्थल का स्वभाव, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है हवाएं, डी आपके पास है उपरयुक्त सभी। तो कौन सा आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा कारक वायुमंडलीय तापमान पर प्रभाव डालता है? तो ये तीनों के तीनों कारक जो हैं ये वायुमंडलीय तापमान पर प्रभाव डालते हैं। अक्षांश, ठीक है, जल व स्थल का स्वभाव भी वायुमंडलीय तापमान पर प्रभाव डालता है और हवाएं भी डालती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 457। हवा पर कोरियालिस बल का प्रभाव चुनिए। देखिए हवा पर जो कोरियालिस बल लगता है उस पर बल लगने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है आपको वो चुन के बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है हवा की गति बढ़ना, बी आपके पास है हवा की गति घटना, सी आपके पास है हवा की दिशा बदलना, डी आपके पास है उपरयुक्त सभी। तो आपको याद रखना कि हवा पर जब कोरियालिस बल लगता है तो वह हवा की जो दिशा है उसको बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा राइट आंसर। हवा पर जब कोरियालिस बल लगता है तो हवा की दिशा बदल देता है। कौन? कोरियालिस बल। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हवा की दिशा बदलना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 458। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाओं की दिशा है
ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, बी आपके पास है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, सी आपके पास है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, डी आपके पास है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाओं की जो दिशा होती है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 459, किस जलवायु प्रदेश में हवाएं स्थल से सागर की ओर और सागर से स्थल की ओर 6 महीने में अपनी दिशा बदलती रहती हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। किस जलवायु प्रदेश में हवाएं स्थल से सागर की ओर और सागर से स्थल की ओर 6 महीने में अपनी दिशा बदलती रहती हैं? ठीक है, ए आपके पास है उष्ण मरुस्थली, बी आपके पास है भूमध्य रेखी, सी आपके पास है मानसून, डी आपके पास है टुंड्रा तुल्य। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मानसून। ठीक है, मानसूनी हवाएं क्या हैं, 6 महीने के बाद अपनी दिशा को बदलती रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 460, हजारों वर्ग किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र में तापमान व आर्द्रता के समांग वायुपुंज की स्थिरता कहलाती है, वायु राशियाँ कहलाती हैं, वाताग्र कहलाती हैं, सी आपके पास है चक्रवात कहलाती हैं, डी आपके पास है प्रति चक्रवात कहलाती हैं। तो राइट आंसर आपका है वायु राशियाँ कहलाती हैं। हजारों वर्ग किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र में तापमान व आर्द्रता के समांग वायुपुंज को ही हम वायु राशियाँ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 461, भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों के डैश भागों में 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाई जाती हैं। ठीक है, आपको बताना है कि भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों के डैश भागों में, ठीक है, कौन से भागों में, यहाँ पर आपको भरना है कि कौन से भागों में 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाई जाती हैं। तो पूर्वी भागों में, दक्षिणी भागों में, पश्चिमी भागों में, डी आपके पास है उत्तरी भागों में। तो भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाई जाती हैं। तो सी ऑप्शन आपका रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 462, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? 2 विभिन्न वायु राशियों के मिलने से होती है, 2 भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है, सी आपके पास है वायुमंडलीय दशाओं में असाधारण परिवर्तन से होती है, डी आपके पास है उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना कि जो चक्रवात की उत्पत्ति होती है ये 2 भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 463, चक्रवात की दिशा क्या होती है? आपको बताना है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। बी ऑप्शन आपके पास है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है। सी ऑप्शन आपके पास है उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों गोलार्धों में घड़ी की सुई के विपरीत होती है। डी ऑप्शन आपके पास है उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों गोलार्धों में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। तो चक्रवात की जो दिशा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 464, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? अंडाकार होती है, गोलाकार होती है, त्रिभुजाकार होती है, डी ऑप्शन आपके पास है उपरोक्त सभी। तो चक्रवात की जो आकृति होती है वो अंडाकार होती है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 465, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का शांत क्षेत्र आपको बताना है क्या कहलाता है? चक्षु कहलाता है, गर्त कहलाता है, परिक्षेत्र कहलाता है, डी आपके पास है केंद्र कहलाता है। तो चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है इसको कहा जाता है चक्षु। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 466, चक्रवात की आंख एक विशेषता है, किसकी विशेषता है? उष्ण कटिबंधी चक्रवात की है, प्रति चक्रवात की है, उष्णार्ध चक्रवात की है, डी ऑप्शन आपके पास है आक्लूडेट वाताग्र की है। तो आपको याद रखना कि चक्रवात की आंख उष्ण कटिबंधी चक्रवात की एक विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 467 है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दिशा क्या होती है? दक्षिणावर्त होती है, वामावर्त होती है, सी आपके पास है पश्चिम से पूर्व होती है, डी आपके पास है पूर्व से पश्चिम होती है। तो आपको याद रखना कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की जो दिशा होती है वो होती है वामावर्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 468, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दिशा होती है, दक्षिणावर्त होती है, वामावर्त होती है, कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, डी आपके पास है इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात की वायु की दिशा होती है वो दक्षिणावर्त होती है और उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात की वायु की दिशा होती है वो वामावर्त होती है। ठीक है, दोनों को आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 469। आपसे पूछा जा रहा है टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो ए ऑप्शन आपको दिया गया है भूकंपी तरंगों को, बी ऑप्शन आपके पास है पवनों की गति को मापा जाता है, चक्रवातों की शक्ति को मापा जाता है, या फिर आपके पास डी है वर्षा की मात्रा को मापा जाता है। तो टी स्केल पर जो मापा जाता है वो चक्रवातों की शक्ति को मापा जाता है। तो आपको इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 470, फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है या फिर किस नाम से वहाँ पर जाना जाता है? हरिकेन के नाम से जाना जाता है, टॉर्नेडो के नाम से, टाइफून के नाम से, या फिर आपका है ऑप्शन नंबर डी विली विली के नाम से जाना जाता है। तो देखिए फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान जो होते हैं उनको हम टाइफून के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर उनको हम टाइफून कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 471, हरिकेन चलते हैं यूरोप में, सहारा स्थल में, चीन सागर में, डी आपका है मिसिसिपी घाटी में। तो हरिकेन जो चलते हैं ये चलते हैं मिसिसिपी घाटी में, तो डी ऑप्शन आपका रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 472, निम्न में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है होंडुरास एवं ग्वाटेमाला, बी आपके पास है बांग्लादेश, सी आपके पास है फिलीपींस एवं जापान, डी आपके पास है मिसिसिपी घाटी। तो टाइफून से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है वो फिलीपींस तथा जापान। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 473, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? टाइफून के नाम से जाना जाता है, हरिकेन, टॉर्नेडो, या फिर विली विली के नाम से जाना जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में जो है विली विली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 474, निम्न में से किस हवा में चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है? हरिकेन, टॉर्नेडो, पापागियो, या फिर डी ऑप्शन आपके पास है टाइफून। तो आपसे पूछा जा रहा था कि हवा में चक्रवाती गति का जो अभाव पाया जाता है वो कौन सी हवा में पाया जाता है? तो पापागियो हवा में पाया जाता है, सी ऑप्शन आपका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 475, निम्न में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तड़ित झंझा होता है, हरिकेन, टाइफून, या फिर टॉर्नेडो। तो जो सबसे विनाशकारी तूफान है वो है हमारा है टॉर्नेडो, डी ऑप्शन आपका रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 476, टॉर्नेडो है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है एक अति उच्च दाब केंद्र है, बी आपके पास है एक अति निम्न दाब केंद्र है, सी आपके पास है एक अति उच्च समुद्री लहर है, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है एक भूमंडलीय पवन है। तो आपको याद रखना कि टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 477, डोलड्रम क्या है? व्यापारिक हवाएं हैं, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है बहुत अधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है शांत समुद्रों वाला क्षेत्र है। तो डोलड्रम क्या है? भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब वाला क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 478, तापमान, गति, दिशा, आर्द्रता, घनत्व आदि के संदर्भ में दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियों के बीच ढलुआ सतह को सामान्यतः हम क्या कहते हैं या फिर सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है?
काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने इन चारों चीज़ों की डिफिनेशन, यहाँ पर 3 ही है, तो इन तीनों चीज़ों की डिफिनेशन याद की होगी तो आप इसका उत्तर जरूर दे पाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि तापमान, गति, दिशा, आर्द्रता, घनत्व आदि के संदर्भ में 2 विपरीत गुण होने चाहिए। ठीक है, 2 विपरीत गुण वाले वायुराशियों के बीच जो ढलुका सतह होती है, एक सतह का निर्माण जो करते हैं दोनों, सामान्य तौर पर क्या कहलाती है? चक्रवात कहलाती है, प्रतिचक्रवात कहलाती है, सी आपके पास है वाताग्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना कि जब 2 विभिन्न या विपरीत गुण वाली वायु राशियाँ आपस में मिलती हैं और उनके बीच में एक ढलुका सतह बनती है, उस सतह को हम वाताग्र बोलते हैं। सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 479। नॉर्वे की कौन से ऋतु विज्ञानी ने वाताग्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? ए आपके पास है बीजे वर्कनीज ने, एच सोलबर्ग ने, सी आपके पास है टी वर्ग रान ने, डी आपके पास है उपरोक्त सभी ने। तो आपको याद रखना कि नॉर्वे के ये तीनों वैज्ञानिक जो हैं, इन्होंने वाताग्र संकल्पना का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी में जो तीनों वैज्ञानिक दिए गए हैं, इन तीनों ने मिलकर वाताग्र संकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। वीडियो बनाने में आपके लिए बहुत ही मेहनत लगती है, इतने सारे क्वेश्चंस को टाइप करना, प्रेजेंटेशन बनाना, उसके बाद वीडियो एडिट करना, अपलोड करना, बहुत ही टाइम लगता है। तो इतना काम तो आपको ज़रूर करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करते होंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 480। एक आदर्श शीतोष्ण चक्रवात का दीर्घ व्यास कितना होता है? ए ऑप्शन आपके पास है 1920 किलोमीटर, बी ऑप्शन आपके पास है 1200 किलोमीटर, सी आपके पास है 1000 किलोमीटर, डी आपके पास है 1500 किलोमीटर। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए 1920 किलोमीटर। एक आदर्श शीतोष्ण चक्रवात का जो व्यास होता है वो होता है 1920 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 481। एक आदर्श शीतोष्ण चक्रवात के केंद्र तथा बाहर की ओर स्थित दाब का कितना अंतर होता है? ठीक है, ए आपके पास है 10 से 15 मिलीबार होता है, बी आपके पास है 15 से 20 मिलीबार होता है, सी आपके पास है 20 से 35 मिलीबार होता है, 40 से 50 मिलीबार होता है। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी 20 से 35 मिलीबार का अंतर होता है। तो राइट आंसर आपका है सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 482। कनाडियन रॉकी पर्वतों के पूर्व वाला क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवातों को क्या कहा जाता है? कोलोरेडो लो कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है, झंझापत कहा जाता है, डी आपके पास है अल्बर्टा लो कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी अल्बर्टा लो कहा जाता है। कनाडियन रॉकी पर्वतों के पूर्व वाले क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवातों को क्या कहा जाता है? अल्बर्टा लो कहा जाता है। डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 483। पूर्वी कोलोरेडो के क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, बी आपके पास है झंझापत कहा जाता है, सी आपके पास है कोलोरेडो लो कहा जाता है, या फिर डी आपके पास है अल्बर्टा लो कहा जाता है। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी कोलोरेडो लो कहा जाता है। किसको? पूर्वी कोलोरेडो के क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवात को कोलोरेडो लो कहा जाता है। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 484। शीतोष्ण चक्रवात जब पूर्व की दिशा की ओर चलते हुए पाकिस्तान तथा उत्तर प्रदेश होते हुए भारत तक पहुंचते हैं तब उसे किस नाम से जाना जाता है? ए आपके पास है कोलोरेडो लो से, अल्बर्टा लो के नाम से, झंझापत से, या फिर आपका है पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है पश्चिमी विक्षोभ के नाम से। ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा है 485। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का प्रमुख क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास से दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य होता है, बी ऑप्शन आपका पास है दोनों गोलार्धों में से 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है, सी आपके पास है उत्तरी गोलार्ध में 15 डिग्री से 25 डिग्री के अक्षांशों के मध्य होता है। यहाँ पर जीरो काट देंगे।
डी ऑप्शन आपके पास है दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री से 65 डिग्री के अक्षांशों के मध्य होता है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जो प्रमुख क्षेत्र होता है यह होता है दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 486 है, कभी कभी चक्रवात के अवसान होने पर भी क्षीण चक्रवात का विकास हो जाता है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। कभी कभी चक्रवात के अवसान होने पर भी क्षीण चक्रवात का विकास हो जाता है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपके पास है प्रति चक्रवात, बी ऑप्शन आपके पास झंझावात, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है उप चक्रवात, डी आपके पास है वाताग्र। तो इनको जाना जाता है उप चक्रवात के नाम से। ठीक है, कभी कभी जब चक्रवात के अवसान होने पर भी क्षीण चक्रवात का विकास हो जाता है तो यही कहलाते हैं उप चक्रवात। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 487, प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए में है वी वर्कनीज ने किया था, बी ऑप्शन आपके पास है एफ गैफन ने किया था, पास्कल, या फिर आपके पास डी ऑप्शन है जे बर्कनीज ने। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, एफ गैफन ने किया था प्रति चक्रवात शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 488 है, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है बर्कनीज, बी आपके पास है नेपियर सा, सी आपके पास है लैम्फर्ट, डी आपके पास है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। तो आपको होमवर्क के लिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हैं कि आपको एक वीडियो के नीचे एक कमेंट करना है कि चक्रवातों की उत्पत्ति संबंधी भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, उनका नाम आपको कमेंट करना है। ये होमवर्क है आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 489, टारनेडो का मुख्य संबंध है उत्तरी अमेरिका से है, उत्तरी यूरोप से, चीन से, दक्षिणी अफ्रीका से है। तो टारनेडो का जो संबंध है ये है उत्तरी अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 490, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए है नेपियर सा तथा लैम्फर्ट के द्वारा, बी आपके पास है फिट्जजेराल्ड के द्वारा, सी आपके पास है जे बर्कनीज, डी आपके पास है टार बंगरन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जे बर्कनीज के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 491, निम्न में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है प्रागामी तरंग सिद्धांत, बी आपके पास है ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, सी आपके पास है भंवर सिद्धांत, डी आपके पास है गतिक सिद्धांत। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, प्रागामी तरंग सिद्धांत जो है ये चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 492, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। ऑस्ट्रेलिया, चीन सागर, सी आपके पास है पश्चिमी द्वीप समूह क्षेत्र, डी आपके पास है उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, चीन सागर टाइफून नामक चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 493 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। टाइफून भारत, विली ऑस्ट्रेलिया, सी आपके पास है हरिकेन यूएसए, डी आपके पास है टारनेडो कैरिबियन सागर। तो देखिए ये जितने भी विली है ये ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, सी आपके पास है हरिकेन ये यूएसए में पाए जाते हैं, डी आपके पास है टारनेडो ये भी कैरिबियन सागर में आते हैं, लेकिन टाइफून हमारा जो है ये भारत में नहीं आता है। ठीक है, ये जापान में आते हैं, चीन में आते हैं, लेकिन भारत में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा राइट आंसर। टाइफून भारत से सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 494, प्रति चक्रवात की विशेषता है तापमान में वृद्धि, बी आपके पास है तेज पवन, सी आपके पास है स्वच्छ आसमान, डी आपके पास है तीव्र दृष्टि। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छ आसमान। प्रति चक्रवात की जो विशेषता है ये है स्वच्छ आसमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 495, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं।
चक्रवात कहलाती हैं, प्रतिचक्रवात कहलाती हैं, तूफान कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना कि उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं इनको हम कहते हैं प्रतिचक्रवात। बी ऑप्शन आपका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 496 है, प्रतिचक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है, केंद्र में, बाहर की ओर, या फिर सी ऑप्शन आपके पास मध्य में, डी कहीं नहीं। तो प्रतिचक्रवात में जो वायु दाब अधिक होता है वो होता है केंद्र में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 497, प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। ए आपके पास है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, बी ऑप्शन आपके पास है आर्कटिक क्षेत्र में, सी ऑप्शन आपके पास है मरुस्थलीय क्षेत्र में, डी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ये कम उत्पन्न होते हैं। ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 498, प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में। तो प्रतिचक्रवात जो अधिक उत्पन्न होते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 499, प्रतिचक्रवात चक्रवात की तुलना में होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, बराबर होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर, बड़े होते हैं। प्रतिचक्रवात जो होते हैं चक्रवात की तुलना में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 500 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आज मैंने आपकी ये पूरी सीरीज 500 क्वेश्चंस की कंप्लीट करवा दी है। बस आपको सारे वीडियोस देखने हैं, सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है और पेपर में चले जाना है। डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है, सिर्फ आपको ईमानदारी से वीडियो देखनी है और ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से आपको सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, एक बार में नहीं कंप्लीट हो रहा, 2 बार देखिए आप, 2 बार में नहीं हो रहा, 3 बार देखिए, आपको ऑटोमेटिक ही सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ये 500 क्वेश्चंस आपने तैयार कर लिए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको 70 से 80% क्वेश्चंस इसी सीरीज से देखने को मिलेंगे अपने एग्जामिनेशन में। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का और इस वीडियो का हमारा 500 नंबर क्वेश्चन है। प्रतिचक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है, गोलाकार होती है, अंडाकार होती है, त्रिभुजाकार होती है, डी ऑप्शन आपके पास है उपरोक्त सभी। तो प्रतिचक्रवात जो होते हैं ये होते हैं गोलाकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। यदि आपसे पूछा जाए कि चक्रवात किस आकृति के होते हैं तो ये होते हैं अंडाकार। दोनों को आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज पूरी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पेपर के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा हो, यही प्रार्थना हमारी है और यही उम्मीद रहेगी आपसे कि आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करके ज़रूर आओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।